Must watch Canada Real Estate Part 8. Girish Sharma. Only name is enough. कि सपने सच करने की धुन में अपने सब खो जाएंगे। अपनों से अपनापन रखना, सपने सच हो जाएंगे। कि आप घर ले रहे हैं, आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आप अपने दिल से पूछिए कि आपको प्रॉपर्टी ये चाहिए या ये प्रॉपर्टी चाहिए। बी चाहिए। कनाडा में अपना बिजनेस करना चाहें, सेकंड होम बनाना चाहें, उनके लिए और क्या क्या फायदा हो सकता है यहाँ। मतलब हिडन कुछ नहीं है, हर कुछ चीज नहीं। ऑन पेपर होगा। जी बिल्कुल। इंडिया में अपने जहाँ पश्चिम बिहार में मैं रहता हूँ, द्वारका एक्सप्रेस वे पे रहता हूँ, तो वहाँ के जितने न्यूज़पेपर्स हैं, लोकल हैं, दूसरे हैं, नेशनल न्यूज़पेपर्स हैं, मेरे लगभग 2000 के करीब आर्टिकल रियल एस्टेट अवेयरनेस के ऊपर ही छप चुके हैं। ये स्पेशली उनके लिए जो हाई नेटवर्थ क्लाइंट हैं वो इस चीज़ पे गौर करें। अब कोई गुड़गांव में सुशांत लोक से आ रहा है, कोई डीएलएफ से आ रहा है, कोई दिल्ली में सुंदर विहार से आ रहा है, तो ऐसे एरिया से आने वाला जो क्लाइंट होगा एंड उसके पास एक कैपेसिटी होगी बाय करने की। must watch full video Canada Real Estate Part 8. नमस्कार, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गिरीश शर्मा, रियल एस्टेट कंसल्टेंट, भारत से कोसों दूर कनाडा की धरती पर ओंटारियो के एक खूबसूरत शहर विटबी में यहाँ के फेमस रियल एस्टेट कंसल्टेंट रियलेटर के साथ मिस्टर अंकित जी। अंकित जी नमस्कार। नमस्कार गिरीश जी। पिछले कई वीडियोस कनाडा रियल एस्टेट सीरियल पर जो हमने आपके साथ शूट किए, और इस दौरान आपका भारतवासियों के प्रति हमने अपनापन देखा। तो दोस्तों, मैं कई बार एक शेर सुनाया करता हूँ कि सपने सच करने की धुन में अपने सब खो जाएंगे। अपनों से अपनापन रखना, सपने सच हो जाएंगे। तो इसी सपने को सच करते हुए, क्योंकि करोड़ों भारतवासियों का मन में एक रहती है जिज्ञासा कि कनाडा में क्या है, हम कनाडा मूव कैसे करें, तो इसी को लेकर अंकित जी के साथ कई एपिसोड शूट करने की आगे भी फ्यूचर में भी कुछ तैयारी कर रहे हैं। और मेन मकसद इस सीरीज़ का यही है कि इंडिया से कनाडा अगर कोई माइग्रेट होना चाहता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे अच्छे रुतबे का बिजनेसमैन हो, तो उसको यहाँ क्या दिक्कतें आती हैं और कैसे उस हर्डल को दूर किया जाए, और उसके प्लस पॉइंट क्या है, माइनस पॉइंट क्या है, इसका जिक्र किया और आज भी जिक्र कर रहे हैं। तो अंकित जी, मैं आपसे आज के इस एपिसोड के इस आखिरी, मेरे ख्याल से आप एक दो वीडियोज ही बन पाएंगे क्योंकि आपको भी समय की बहुत कमी रहती है, तो आज किस विषय में हम इसके बारे में आगे बात करेंगे, अपने भारतवासियों को क्या और बताना चाहेंगे, समझाना चाहेंगे? आज हम पहले बात करेंगे कि यहाँ पे अगर आप आते हैं और आप रियल एस्टेट में रुचि रखते हैं और आप कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, तो उसका प्रोसीजर क्या रहता है। और क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर्ड रियल एस्टेट, ऑर्गेनाइज्ड रियल एस्टेट एस्टैब्लिश्ड है, सो हर एक को एक प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है। तो उस प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा जिक्र करेंगे और थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ताकि जो भी इन वीडियोस को देख के हमारे पास आता है और हमें और क्वेरीज करता है, उन्हें एक बेसिक बैकग्राउंड नॉलेज जो है वो ऑलरेडी पता होगी। और जो मैं एक बार और चाहता हूँ कि हमारे इंडिया में जो फाइनेंशियल स्टेटस से बहुत हाई उसमें आते हैं, कैटेगरी में आते हैं, उनको भी जिज्ञासा होती है, वो भी मूव करना चाहते हैं, एक सेकंड होम बनाना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब समय कम है, एपिसोड में एक दो और बन पाएंगे, तो उसमें के बारे में भी आप बताएं कि वो लोग अगर कनाडा में अपना बिजनेस करना चाहें, सेकंड होम बनाना चाहें, तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट करें, उनके लिए और क्या क्या फ़ायदा हो सकता है यहाँ आने का। जी बिल्कुल। जी। तो उस टॉपिक के ऊपर भी डिस्कशन करते हैं। एक छोटा सा पहले मैं प्रोसेस के बारे में ब्रीफली सबको डिस्क्राइब करता हूँ कि कैसे यहाँ पे काम किया जाता है। जी। सो कनाडा में रियल एस्टेट में जब आप अपनी एक सर्च शुरू करते हैं कि आपको कुछ लेना है, कुछ इंटरेस्ट है, और आपके पास एक बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं है कि किस एरिया में जाना है, किस टाइप की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप किसी ना किसी रियल एस्टेट एजेंट के कांटेक्ट में आते हैं। अब कोई भी रियल एस्टेट एजेंट यहाँ पे रूल्स के अकॉर्डिंगली जब वर्क करता है, तो वो आपको डे वन पे जाके प्रॉपर्टी दिखाना नहीं शुरू करता।
यहाँ पे एक प्रोसेस है, यहाँ पे आपको एक बायर्स रिप्रेजेंटेशन अग्रीमेंट जिसे हम कहते हैं, जो कि ओंटारियो रियल एस्टेट एसोसिएशन ने रियल एस्टेट एसोसिएशन गवर्न करता है, रिको गवर्न करता है, वो अग्रीमेंट साइन किया जाता है। उस अग्रीमेंट के बड़े सारे टर्म्स होते हैं जो एक बायर और एक एजेंट के बीच में टर्म्स एंड कंडीशंस साइन की जाती हैं। बिकॉज यहाँ पे हर एक चीज़ ब्लैक एंड वाइट, हर एक चीज़ पेपर कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से आगे प्रोसीड की जाती है, तो ये साइन करना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब हिडन कुछ नहीं है, हर Hidden कुछ चीज नहीं है। ऑन पेपर होगा। जी बिल्कुल, हर चीज़ ऑन पेपर होगा। उसमें एक एक चीज़ की डिटेल जो है वो पेन डाउन की जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि कौन से एरिया में किस टाइप की प्रॉपर्टी लेने में बायर इंटरेस्टेड है। जब वो प्रॉपर्टी ली जाएगी तो उसका कमीशन स्ट्रक्चर क्या होगा, क्या उसकी कमीशन जो है वो टीयर्ड बेस होगी, परसेंटेज बेस्ड होगी, या एक फ़िक्स कमीशन पे काम किया जाएगा। बायर को किस किस क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी एजेंट के थ्रू, जिसमें जब बेचने जाते हैं तब अलग तरीके की सर्विस होती है, जब खरीदने जाते हैं अलग तरीके की सर्विस होती है। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है कंपैरेटिव मार्केट एनालिसिस का, जिसमें जो मार्केट में डाटा अवेलेबल है उस डाटा को लेते हुए एक एजेंट एक रिपोर्ट तैयार करता है उस प्रॉपर्टी के लिए जिस प्रॉपर्टी में बायर इंटरेस्टेड हो। ओके। सो बायर को एक मोटा मोटा आइडिया लग जाता है कि वो किस प्राइस पॉइंट में इस प्रॉपर्टी को देख रहा है। Yes. बाकी वो ऊपर जाती है नीचे जाती है वो एक सेपरेट डिस्कशन है, बट एक मार्केट वैल्यू को निकालने के लिए एक बहुत डिटेल्ड कंपैरेटिव मार्केट एनालिसिस प्रिपेयर किया जाता है। ये भी एक सर्विसेज का पार्ट है। बहुत सारे बायर एजेंट जो हैं वो प्रोवाइड नहीं कर पाते, कई बार टाइम की कमी के कारण। नॉलेज भी कम होती है, ये भी Knowledge कह भी सकते कम हैं। होती है नॉलेज ही और- नहीं है तो क्या प्रोवाइड करवाएंगे उसको। बेसिकली ये बायर को अगर नहीं पता मुझे क्या क्या सर्विसेज मिल सकती हैं, जी। तो एजेंट के ऊपर है कि वो कितनी सर्विसेज देना चाहता है। तो आप ये सब कुछ पहले क्लियर करते हैं। जी बिल्कुल। अपने एक client से? हमारी एक रिको इन्फॉर्मेशन गाइड, एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट अगेन हमें रिको से एक इंस्ट्रक्शन या गवर्नेंस के मॉडल पे दिया जाता है, जो कि हमें अपने बायर के साथ, अपने क्लाइंट के साथ शेयर करना पड़ता है। Okay. चाहे वो बायर हो चाहे सेलर हो, जी। वो जब आप डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं, अगर आप उसमें ध्यान से 1-1.5 घंटा लगा के वो डॉक्यूमेंट पढ़ें, तो आपको खुद भी रियलाइज़ होगा कि आपके क्या राइट्स हैं एज अ बायर, एज अ क्लाइंट, एज अ सेलर, आपके क्या राइट्स हैं और क्या क्या सर्विसेज जो हैं वो आपका एजेंट आपको प्रोवाइड करा सकता है। सो वहाँ मैं पे आपके समझता पास हूँ कि जो आप लोगों ने, आपकी टीम ने, आपने जो जिन जिन को भी आशियाना दिलवाया, मैंने कईयों से बात की, तो उन लोगों ने मेरे से कहा जी हम तो अंकित जी पे छोड़ देते हैं, हमें तो मालूम ही नहीं कि क्या है, वो इतना ज़्यादा बता देते हैं। हम तो कहते हैं अंकित जी आप बेस्ट टू बेस्ट करवाएं, और हम बहुत खुश हैं करने के ये बाद। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन अपफ्रंट प्रोवाइड करें, उसके बाद ताकि आप जब भी डिसीजन ले किसी चीज़ का, तो आपको कहीं पे भी लाइफ में जाके ये चीज़ फील ना हो कि काश हमें ये एक पॉइंट भी एक्स्ट्रा पता होता। तो कोशिश ये पूरी की जाती है। फिर भी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो शायद हमारे सामने भी ना आए, क्योंकि आफ्टर ऑल हम भी ह्यूमन हैं, और एक लेवल तक ही इन्फॉर्मेशन निकाल पाते हैं। हम उस घर में रहते नहीं है जो आप लेने जा रहे हैं, जब आप रहेंगे शायद उस घर में कोई ऐसी चीज़ भी निकल के आ सकती है, क्योंकि अगर आपको पहले पता होती तो आप मेंटली और प्रिपेयर्ड रहते। मैं आज ना, मुझे आपकी इस बात से मतलब अपने में, आप में अपना ही रूप दिखाई दे रहा है। मैं इंडिया में अपने जहाँ पश्चिम बिहार में मैं रहता हूँ, द्वारका एक्सप्रेसवे पे रहता हूँ, तो वहाँ के जितने न्यूज़पेपर्स हैं, लोकल हैं, दूसरे हैं, नेशनल न्यूज़पेपर्स हैं, मेरे लगभग 2000 के करीब आर्टिकल रियल एस्टेट अवेयरनेस के ऊपर ही छप चुके हैं। तो मुझे आज बात याद आ रही है कि मेरे आर्टिकल, एक न्यूज़पेपर, फेमस न्यूज़पेपर था हमारा दिल्ली, वेस्ट दिल्ली का, मेरी दिल्ली के नाम से, तो उसके जो ऑनर थे वो थे केशव सिंह गुप्ता जी, बहुत बुज़ुर्ग थे, अब तो इस दुनिया में नहीं हैं, बहुत अच्छे इंसान थे। तो एक फंक्शन में, मेरे ख्याल से ताल कटोरा स्टेडियम में वो अवार्ड फंक्शन था, तो मुझे उन्होंने वहाँ अवार्ड के लिए इनवाइट किया। तो अवार्ड से पहले कुछ बहुत बुद्धिजीवी और इंटेलेक्चुअल और जिसे पंजाबी बाग के हमारे कुछ व्यापारी लोग थे, वो खड़े थे, 10, 15, 20 लोग थे। तो उनके बीच में, तब मेरी उम्र मेरा ख्याल से शायद लगभग 28-30 के आसपास थी, और उन्होंने उस सबके बीच में वो बुलाया, और सबके सामने, भाई ये गिरीश जो बच्चा है ये ऐसा है, इसे देख के मुझे ना एक खारी बावली के अचार वाले भाई साहब की याद आ जाती है। मैं समझ नहीं पाया कि ये क्या कह रहे हैं। तो बोले जी वो अचार बेचते थे, उनका अचार बहुत बिकता था,
और वो अचार के डिब्बे पैक डिब्बे भी रखते थे और अचार बनाने का सामान भी रखते थे और एक पेपर पे सारा उसका फार्मूला भी रखते थे। भाई अगर अचार चाहिए तो ये ले लो, कैसे बनता है तो ये पेपर पढ़ो उसमें है, और अगर आपको घर पे बनाना सामान चाहिए तो सब कुछ मतलब रखते नहीं थे कि इसमें ये सीक्रेट है या ये सब कुछ वो रख देते। तो गिरीश को देख के मुझे रियल एस्टेट में ये आता है कि रियल एस्टेट में ये सब कुछ ही क्लाइंट के आगे रख देते हैं। तो आज मुझसे मतलब आपके क्लाइंट से कईयों से मैंने बात की और आपसे आज बात करके वो याद ताज़ा हो गई कि क्लाइंट के आगे सब कुछ रखो ना, क्यों छुपाना किसी जी चीज़ का। बिल्कुल बिल्कुल, सारी इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल है वो क्लाइंट के आगे रखो। अगर उसे नहीं लेना वो उसकी कॉल है, अगर उसे जानते हुए भी लेना है, लेट्स से कोई प्रॉब्लम है किसी चीज़ में, तो भी वो क्लाइंट की कॉल है। तो ये भी तो हो सकता है ना, किसी को उसकी प्रॉब्लम दिख रही हो, किसी को उसमें वो बेस्ट दिख रहा हो उसके जी अंदर। बिल्कुल, कई बार हमारे क्लाइंट्स आके हमसे बोलते हैं कि अंकित जी आप बताइए कि प्रॉपर्टी ए या प्रॉपर्टी बी। जी तो मेरा उनसे सिंपल आंसर ये होता है कि देखिए मैंने नहीं लेना, जी आप बताइए कि आपके दिल से किस प्रॉपर्टी के लिए आवाज़ आती है और आपको क्या लगता है कि किस प्रॉपर्टी में रह के आप ज़्यादा खुश होंगे। जी आप मेरे मुंह से वही प्रॉपर्टी सुनना चाहते हैं जो दिल से आप चाहते हैं जो लेना। राइट, वेरी तो राइट। मेरी ओपिनियन है, जो मेरी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मैं किसी और से क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। इसीलिए मैं उनको भी कहता हूँ कि आप घर ले रहे हैं, आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आप अपने दिल से पूछिए कि आपको प्रॉपर्टी ए चाहिए या ये प्रॉपर्टी चाहिए। बी चाहिए। आप जी। मुझसे मत पूछिए, मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर्टी के ए के क्या पॉजिटिव नेगेटिव है, प्रॉपर्टी बी के क्या पॉजिटिव नेगेटिव बिल्कुल है। ठीक है, सो बिल्कुल ठीक। इसी से एक मेरे को वाकया याद आता है। एक मेरे क्लाइंट थे, उन्होंने हमारे साथ एक बहुत छोटे बजट में प्रॉपर्टी ढूंढनी शुरू करी। 2-3 महीने में देखते देखते ही वो मल्टी मिलियन फोल्ड्स में प्रॉपर्टी देखना शुरू कर दिया उन्होंने। तो Okay. हमने उन्हें जब जैसे जैसे उनका बजट रिवाइज होता गया, हमने वैसे वैसे उनको एरियाज भी रेकमेंड करे। जी। बिकॉज अगर आप एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट में आप एक प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप एक ही एरिया तक अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड रखें। ये स्पेशली उनके लिए जो हाई नेटवर्थ क्लाइंट हैं वो इस चीज़ पे गौर करें कि आपका एक एक्स बजट है, आप एक एक्स बजट के साथ अगर मेरे पास आएंगे तो मैं आपको उस एक्स बजट में बेस्ट लोकेशंस और बेस्ट प्रॉपर्टी सजेस्ट करूंगा। जी। बट आपको अगर दिल से पता है कि मेरा x प्लस 20% है या x प्लस मैं 50% तक जा सकता हूँ, तो बिना ये सोचे कि उस इंफॉर्मेशन का आपका कोई नेगेटिव फ़ायदा उठाएगा, अगर आप वो मेरे से इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो मैं उस बजट के हिसाब से आपको बेटर एरियाज़ और बेटर प्रॉपर्टीज़ रेकमेंड कर पाऊँगा। तो ये इन्फॉर्मेशन को शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जी। क्योंकि कई क्लाइंट जो व्यापारी हैं जो कनाडा सेटल होना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट एरिया में रहें। जी। अब कोई गुड़गांव में सुशांत लोक से आ रहा है, कोई डीएलएफ से आ रहा है, कोई दिल्ली में सुंदर विहार से आ रहा है। जी। तो ऐसे एरिया से आने वाला जो क्लाइंट होगा एंड उसके पास एक कैपेसिटी होगी बाय करने की। ऑफ कोर्स सबकी कैपेसिटी अपनी अपनी है, बट उसकी कैपेसिटी मैं मान के चलता हूँ कि थोड़े एक हाई लेवल की होगी। जी। तो वो अपना बजट जो है वो छुपाएं ना, वो उस चीज़ को रखें। क्योंकि कई बार जब बजट छुपा के आप चलते हैं, लेने के बाद रियलाइज़ होता है यार मेरा बजट तो था, शायद मैं एक और दूसरी बेटर चीज़ ले सकता था। तो उस चीज़ पे ही फोकस करें। बाकी काम हमारा है आपको बताना कि कहाँ पे आपको बिल्कुल मूव अहेड नहीं करना, कौन से एरिया पे आपको फोकस करना है। इवन हम स्ट्रीट वाइज भी रिकमेंडेशन देते हैं कि आप इस स्ट्रीट पे ना दूसरी स्ट्रीट पे लें, क्योंकि इस स्ट्रीट के नेगेटिव ज़्यादा हैं या पॉजिटिव ज़्यादा हैं, तो हम वो सारी इन्फॉर्मेशन भी उनको डिस्क्लोज करके देंगे। सो बजट वर्सेस लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉपर्टी में तो है ये लोकेशन 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 लोकेशन, लोकेशन। ये तो मैटर करती है हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने तो अपने पश्चिम यार वाले ऑफिस में एक स्लोगन लिखवा रखा है, टुडे इज चीपर देन टुमारो। जी बिल्कुल। तो एक किसी महानुभाव ने ये चीज़ लिखी थी, मैंने भी कहीं पढ़ा था कि प्रॉपर्टी लेने का सबसे बेस्ट टाइम कब है। तो उसका सिंपल आंसर ये है 50 साल पहले था, यस, और कब होगा वो आज है। वो आज, यस। सो आज अगर आपकी एलिजिबिलिटी, जैसे हम यहाँ पे मॉर्टगेज के बेस पे, क्योंकि यहाँ मॉर्टगेज ज़्यादा प्रेफर की जाती है, तो अगर आपकी एलिजिबिलिटी आज के हिसाब से बैठती है, आपके बजट में कोई घर आता है, तो वही राइट प्राइस है आपके लिए लेने के लिए। आप ये मत सोचें ये घर सस्ता हो जाएगा मैं तब लूँगा, या ये घर महंगा हो जाएगा मैं तब लूँगा। जब वो घर सस्ता होगा तो शायद आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बनेगी, और जो वो घर महंगा हो जाएगा तो शायद आप उसका ज़्यादा पे करेंगे। Yes. तो जो आज है वो आज है, कल वो नीचे भी जा सकता है, कल वो ऊपर भी जा सकता है। बट रियल एस्टेट इज़ एनीवेयर इन द वर्ल्ड इज़ अ लॉन्ग टर्म गेम। आप उसमें इन्वेस्टेड रहिए। एंड मैं अपने क्लाइंट्स को साफ साफ बोलता हूँ कि अपने रहने के हिसाब से घर लें। वो उसमें फिर कुछ पॉजिटिव हो नेगेटिव हो डजेंट मैटर,
आप हमेशा उसमें खुश रहेंगे। जी। चीज़ बोलें जो आपको देख के खुशी हो, जिसमें रह के खुशी हो, वो बहुत क्योंकि इम्पोर्टेंट घर ले रहे हैं, कोई मकान थोड़ी ले रहे हैं, घर ले रहे हैं। और तो घर तो और विदेश में आकर लेना, और जब तक ट्रस्ट ना बैठे और आप जैसे ट्रस्टी लोग ना मिले तो फिर आदमी सोच भी नहीं सकता लेने का। बिल्कुल। और कभी भी ये जो रिकमेंडेशंस एक अच्छे एजेंट की तरफ से आती है उस पर गौर देना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज समटाइम्स क्योंकि हमारी एक लिमिटेशन होती है, हम ऑर्गेनाइज्ड रियल एस्टेट में जब काम करते हैं तो कभी कभी हमें अपने क्लाइंट को हिंट्स देने पड़ते हैं। जी। कि कोई चीज़ पॉजिटिव है तो उसके लिए हिंट्स देने पड़ते हैं, कोई चीज़ नेगेटिव है तो उसके लिए हिंट्स देने पड़ते हैं। तो दैट कम्स एज पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो उस इंफॉर्मेशन पे गौर करना बहुत ज़रूरी है, अपना होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है। हमारी तरफ से जेन्युइन ट्रू जितनी डीप डिगिंग करके हम इंफॉर्मेशन ला सकते हैं वो हम ला के देंगे, वो हमारी गारंटी है। राइट। तो मैं समझता हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में आप हमें बताएं कि जो इंडिया से क्लाइंट यहाँ कोई लेना चाहे, आपसे करना तो कमीशन स्लैब क्या होगा या क्या होगा, ताकि कुछ हद तक ट्रांसपेरेंसी अभी से ही क्लाइंट के माइंड में हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जी बिल्कुल। तो अगले एपिसोड में फिर हम अंकित जी से इसी सिलसिले में आगे बात करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त। जय हिंद। दोस्तों, फिर से एक बात जो मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि इस प्यारी सी जिंदगी में कभी भी तनाव ना लें, क्योंकि तनाव से सिर्फ समस्याएं जन्म लेती हैं, समाधान नहीं। समाधान खोजने के लिए हमेशा मुस्कुराएं। और अगर दिल्ली एनसीआर में कोई अच्छी प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना चाहते हैं तो एक बार गिरीश के पास जरूर आएं। खुश रहें, मस्त रहें और गुलाब के फूलों की तरह महकते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत। आपका अपना गिरीश।